हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। पहली बात तो जैसे ही आप ओपन करते हैं ओलिव बोर्ड को तो ये शुरुआत में दिख जाता है आपको, ठीक है, जैसे ये मेरे को दिख रहा है। बट अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आपको करना क्या है, आप टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे। टेस्ट, यहाँ पे जाने के बाद आपको आरआरबी एनटीपीसी पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको आरआरबी एनटीपीसी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसकी जो टेस्ट सीरीज है इसमें ये सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी, ये देखो, दिख रहा है ना, ये सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा, ये मार्कर। ये रहा। ठीक है ना। तो ये आपका 11 मई 7 बजे तक वैलिड है, शाम को 7 बजे तक। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा आता है। ठीक है, पिछले 3-4 मॉक जो भी हमने लगाए तो लेवल बहुत अच्छा खासा आता है इनका। आपको मॉक टेस्ट लगाने से पहले ध्यान क्या रखना है, किन बातों का रखना है, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे दिखेंगे, ये आपके रियल एग्जाम से भी, मतलब आपके रियल एग्जाम में भी ऐसा होता है। कई बार बहुत अप आ जाता है ना पेपर, और आप उसमें क्या करते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं, टेंशन में एग्जाम खराब हो जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे, कुछ में मतलब 8-10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है ना। मैथ्स रीजनिंग के भी हो सकते हैं कि आपको लगेगा ये तो बहुत कैलकुलेशन है इसमें। तो वो होते हैं आपके मार्क फॉर रिव्यू या स्किप करने के लिए। ठीक है ना, उसमें आपको टाइम खराब नहीं करना है शुरुआत में। सबसे पहले गो में उनको अटेम्प्ट ही मत करो। आपको लगता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है या मतलब टफ सा पड़ रहा है, तो उसमें टाइम खराब शुरू में नहीं करना है। पहले आप 75 से 80 क्वेश्चंस तक पहुंच जाओगे। 75 तक तो आप कर लोगे शुरुआत में, है ना। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो आप इतना तो कर लोगे। बहुत ज़्यादा अगर कोई पेपर टफ होता है तो उसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टफ से होंगे। बाकी सब वही, इसमें इजी इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बट जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रडार से बाहर है ना, जो आपकी रीच से थोड़ा सा बाहर लग रहे हैं शुरुआत में, तो उस पे टाइम खराब नहीं करना, ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, बाद में टाइम बचेगा, बाद में आराम से उन पे टाइम देना है आपको। ठीक है ना, तो इस गलती को यहाँ पे नहीं करना है, जैसा कि हमने अभी पिछले 2-3 टेस्ट में देखा है ना। तो उससे जो मैंने ऑब्जर्व किया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े से कुछ कुछ क्वेश्चंस स्पेशली शुरू में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हम टाइम खराब कर देते हैं, तो एंड में टाइम नहीं बचता, तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी हमारे छूट जाते हैं, ना ही हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, पैनिक नहीं करना। जो क्वेश्चंस आते हैं शुरुआत में उसको अटेम्प्ट करो, दूसरे गो में आएंगे आप, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उसमें आप देखना। ठीक है ना, तो शुरू में टाइम खराब नहीं करना है, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा बाहर हैं आपकी रीच से उनको स्किप करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें आपका बहुत सारा टाइम खराब कर देती हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। तो चलिए शुरू करेंगे फिर आज का मॉक टेस्ट। जॉइन, टेक टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। अगेन इसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, बट मैं एडिट करते वक्त इसमें साइड का जो भी है, साइड साइड से इसको थोड़ा कट करके जूम कर दूंगा हल्का सा। ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ये मार्कर आएगा ना, आप सभी को पता है, बट जिसको नहीं पता है बता देता हूँ कि मार्कर मेरा तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। मार्कर आते ही स्क्रीन पॉज हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे आपको ये टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन पॉज होने की वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाता हूँ तो स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी और टाइम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी लें। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो पॉज करके, हम देखेंगे मेनली हिंदी में इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसने बोला 3 एक तरह से समान है और एक अलग है, तो बाकियों से अलग का चयन करना है आपको, कौन सा है इन चारों में से।
इसके अंदर भी ऐसे करके निकल रहा है, इसके अंदर से भी ऐसे है, इन दोनों के अंदर नहीं है। 1 2 3 4 5, 4 भुजा इसकी है, 1 2 3 4 5 6 भुजा इसकी है, इसकी कोई भुजा नहीं है। तो बाकी सब में मेरे को ऐसा लग रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके निकल रहा है, इसमें निकल रहा है। इसका भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा मैं देख सकता हूँ। मुझे पर्सनली ये वाला अलग से लग रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, फिर देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। क्या बोला इसने कि इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। अब देखो, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। मेरी अप्रोच क्या रहती है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालने नहीं बैठना। एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो मैं सीधा ऑप्शन से जाऊंगा, स्पेशली तब जब ये चारों ऑप्शन इतने छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है जो तीनों संख्याओं को काट देगी। तो मैंने कहा इस चार ऑप्शन में सबसे बड़ी है 9। तो मैंने 9 को देखा, 9 60 को काट रहा है क्या? एक ही नंबर से चेक कर लो, सबको नहीं चेक करना। अगर एक को ही नहीं काट रही तो बाकी को काट भी देगी, तो भी क्या फायदा, है ना वो संख्या। तो सबको काटना चाहिए उसको, एचसीएफ के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 9 मैं देखता हूँ तो वो 60 को काटता है, 9 नहीं काटता, तो 9 नहीं हो सकता इनका एचसीएफ। 9 के बाद सबसे बड़ी संख्या है 4। 4 60 को काट रहा है, 15 चौका 60 काट रहा है, इसको काट रहा है 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, ये नहीं, इसको नहीं काट रहा है, 78 को नहीं काटता है 4। तो 4 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। 2 को देखना है, 2 को ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, बिल्कुल मतलब 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी, इसको सबको काटता है 2। तो यानी कि 2 ही इसका एचसीएफ होगा। ये समझाने में आपको समय लगा, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने नहीं बैठना, इस तरीके से आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया इसका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए इसको। अब हम हिंदी में देखेंगे। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ऑड वन आउट एक विकल्प को चुनना है। देखो, इसने दे दिया ना, इतना कैलकुलेशन दे दी बहुत सारी। तो कर सकते हैं इसको हम। 25 या 75, 75 में प्लस करना है, और 24 पंजे 120, आसान है ये तो। इसमें कितनी कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं है लग रहा है देखने से। अब देखो, 25 या 75 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, है ना। सॉरी, 0.075। 3 के बाद पॉइंट है ना यहाँ पे, 3 के बाद पॉइंट है, प्लस 4.65, तो इसमें 4.65 ऐड करना है, ठीक है। आगे जीरो बढ़ा देते हैं एक, तो 5 7 5 12, 1 6 और 1 7.4, 4.725 है पहले वाले का। नहीं 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 नहीं, सॉरी, और 0 पॉइंट ये भी तो जोड़ना है इसमें। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल है इसका और इसका। तो 24 पंजे 120, तो 1.20 हो गया ये। इसमें से 0.2 गया, कितना बचा, एक बचा। तो इसमें इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो ये पहले वाले का आ रहा है। दूसरे वाले में क्या आएगा ये देखना है। तो अगेन 25 या 75, तो 75 हो गया ये 7 5, और 3 के बाद पॉइंट है तो ज़ीरो आगे लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। प्लस 4 या 12, तो अगेन इसमें भी 3 के बाद पॉइंट है तो 0 1 2, 4 या 12 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ये पॉइंट है यहाँ, ठीक है। 7 और 1 8, और इसका योग करना है, जोड़ना है इसको। तो इसको किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, तो ऐसे ही जोड़ देते हैं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ। 8 7 15, 1 9 1 10 और 8 18। कहाँ पे थे हम, 8 7 15, 9 और 8 17। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ जीरो है ना, हाँ यहाँ जीरो है, ठीक है ठीक है। तो 8 7 15, 9 8 17 और 1 18, 1 5 और 1 6 पॉइंट, 3 रह गया ना यहाँ पे 3, तो ये सेकंड वाले का आ गया 3.685, ठीक है, ये सेकंड वाले का आ गया। और थर्ड वाला कितना दे रखा है, ओ देखो, ये फर्स्ट वाले का भी आंसर हमारा यही आया था ना। इट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो इतना होगा और एक अलग होगा, तो सेकंड वाला अलग लग रहा है। बाकी थर्ड फोर्थ को सॉल्व करके देख लेते हैं ना। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 3 दूनी 6, और 6 पंजे 30 ना करके इसको कर देते हैं 6 पंजे 30, है ना, 3 दूनी 6। अब 6 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, 6 पंजे 30 से, ठीक है। तो 6 पंजे 30, तो 0.030, ये आ जाएगा ना, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। फिर इसकी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, तो 168 आ गया। और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इस जीरो को हमने हटा दिया। तो 1.68 आ गया, और इसमें कितना आ जाएगा? ये इतना ही आ जाएगा। तो इसको जोड़ें, तो 1 सेकेंड, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 और 1 16, और 2 के बाद 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये 0.6 है यहाँ पे, 5.6 है, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा था ये 2 के बाद पॉइंट है, तो फिर अलग आ जाएगा ना इसका आंसर। तो ये 3 के बाद पॉइंट आ गया 0.168, तो ये कितना है? 45.57.168, ठीक है ना? ठीक है, तो 8, 6 7 13, 5 6 और 1 7, 0.54। ये क्या हो गया? अरे यार शिट, फिर से हमने गलती कर दी। 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यार। 4.557.168, ठीक है। 8 7 15, 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, 4.725, बिल्कुल सही। ये 3 मैच हो गए, सेकंड वाले का आंसर अलग आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शंस जो थे वो सेम थे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने इसमें। एक तो माउस से करना पड़ता है ना, तो इसलिए इसमें कभी कहीं कुछ लिख दिया, कभी कहीं कुछ लिख दिया, मिक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। पौधे जो अपने जीवन चक्र में कई बार फूल और फल देते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। जीवन चक्र में कई बार फूल और फल देते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक सा फल नहीं, एक एक तो नहीं होना चाहिए जब कई बार दे रहे हैं, तो ये क्या है? बहु कार्पोडिनियम, वनस्पति प्राणी जात। अब ये नहीं पता, इसको बाद में देखेंगे ना, इतना टाइम खराब नहीं करेंगे। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? ये नदी निकलती है आपकी महाराष्ट्र से, ठीक है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है और पता भी होना चाहिए। लेंथ भी आपको इसकी पता होनी चाहिए, अप्रोक्स 1500 के आसपास। पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? ये कथन है और ये उत्तर देने के लिए, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है और उसके लिए स्टेटमेंट है 2। आपको ये बताना है ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इनमें से खाली एक से आंसर तक पहुंच सकते हैं, या खाली दो से, या दोनों में से दोनों की जरूरत पड़ेगी या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई भी स्टेटमेंट आंसर तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज है, तो भाई हमने एक मेज बना ली वृत्ताकार, ये तो दूसरी शेप बन गई कोई सी। एक हमने बना ली वृत्ताकार मेज, बन जा बन गया, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। यदि सभी समान दिशा की ओर मुखरित हैं, यदि सभी समान दिशा हो, वृत्ताकार मेज है ना, समान दिशा की ओर मुखरित है, मतलब ये कहना चाह रहा है शायद कि सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ मुंह कर रखा है। हो सकता है अंदर की तरफ कर रखा हो सकता है बाहर की तरफ कर रखा हो। एक सेम डायरेक्शन पे तो अंदर की तरफ मान लेते हैं, पर बाहर की तरफ भी तो हो सकते हैं। चलो देखते हैं इसको अभी। यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन सा, ये बताना है आपको, ठीक है। आई और ओ के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो 5 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठ गए। अब ये बोल रहा है कि आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो हो सकता है आई यहाँ पे हो सकता है ओ यहाँ पे हो, या फिर आई यहाँ पे हो और ओ यहाँ पे हो, है ना। इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ए ई का निकटस्थ पड़ोसी है, नहीं यहाँ पे रह गया ना कुछ, ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर ओ यहाँ पे है, अगर ओ यहाँ पे है तो यू यहाँ पे होगा, अगर ओ यहाँ पे है तो यू यहाँ पे होगा, ठीक है। ए ई का निकटस्थ पड़ोसी है, अब ए और ई का तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। ओ ई और आई का निकटस्थ पड़ोसी है, ओ जो है वो ई और आई का निकटस्थ पड़ोसी है। ओ ई और आई का निकटस्थ पड़ोसी कैसे हो सकता है भाई? ओ जो है वो ई और आई का निकटस्थ पड़ोसी हो कैसे सकता है? क्योंकि आई तो इससे एक स्थान दूर होगा ना। आई और ओ के बीच में एक व्यक्ति है, ओ और आई के बीच में एक व्यक्ति है, तो ओ और आई तो एक स्थान छोड़ के होंगे ना, वो तो हो ही नहीं सकते एक साथ। तो ओ जो है वो ई और आई दोनों का निकटस्थ पड़ोसी कैसे हो सकता है? तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है।
और पहली वाली संसद तक नहीं पहुंचेंगे, तो मेरे हिसाब से दोनों एक साथ पर्याप्त है ही नहीं। ठीक है, एक साथ दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, फिर हम देखेंगे हिंदी में। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, तो कोयला, कंप्यूटर उत्खनन, भूमि, बिजली। कोयला, उत्खनन, कंप्यूटर, भूमि, बिजली। तो इनको ऑप्शन से देखें एक बार, कि ऑप्शन में पहले देखो एक है और फिर चार है। तो एक और चार में से पहले क्या आना चाहिए? कोयला, भूमि। बिजली भी, उत्खनन भी है और कंप्यूटर है। तो कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस आई थिंक ये दे रखा है, क्योंकि कोयला, बिजली और उत्खनन। तो सबसे पहले भूमि होनी चाहिए, है ना। भूमि में क्या किया जाएगा? खुदाई होगी, उत्खनन होगा। तो पहले तो चार होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, पहले चार होना चाहिए, उसके बाद उत्खनन होना चाहिए, तो फिर तीन होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। उत्खनन करके फिर कोयला निकाला जाएगा, एक आएगा फिर। ठीक है, एक पहले ये, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। कोयला निकालने के बाद बिजली बनेगी और बिजली से फिर कंप्यूटर चलेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहले चार आया, फिर तीन आया, फिर एक आया, फिर पांच आया, फिर दो आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति कहाँ है? राज्यसभा के सभापति, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी तो होते हैं, तो उनको देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद देखेंगे हिंदी में इसको। क्या बोला इसने? अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 32 माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4, और फिर इनटू का मतलब है +3, प्लस का मतलब है -6, डिवाइड का मतलब है ×2। ठीक है, तो 4 × 8 = 32, 8 9 10 11, -6 × 2 = 12। तो 12 में से 11 गया, एक माइनस का एक बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। एक परीक्षा में एक छात्र ए ने कुल 900 अंकों में से 900 अंकों में से इतने अंक प्राप्त किए। यदि किसी अन्य छात्र बी ने केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों का 33% है। ए और बी को प्राप्त अंकों के बीच अंतर बताना है। देखो, एक छात्र ए है जिसने 585 अंक प्राप्त किए हैं, और एक छात्र बी है जिसने केवल पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि 33% है। तो बीच में अंतर बताना है। देखो, 900 का 33% एक बच्चे ने प्राप्त किए, तो ये कितना हो जाएगा? 33 × 9, तो 9 × 27, 9 × 27 = 28, 29। ठीक है, 9 × 27 = 29। एक ने 585 प्राप्त किए, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 300, 400, 500, 285 और 3 288। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर है। इनको माइनस करना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्या इंग्लिश में देखोगे यार, देख लो। इसमें आपको वाटर इमेज बतानी है ना, नीचे यहाँ पे ये लाइन नीचे दी दी होती है ना, तो वाटर इमेज बतानी होती है। तो पहले वाले के साथ शुरू करेंगे, तो पहले टी दिखेगा उल्टा, तो इसमें टी दिख रहा है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से होगा टी। अब टी मुंह इधर खुला हुआ है, तो वाटर इमेज में तो इधर ही रहेगा ना मुंह, तो यहाँ पे इधर है, लेकिन यहाँ पे मुड़ गया, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। डी और आई का संबंध एम से है, तो IJKLM DEFGHI 5 नहीं हो रहा। IJKLMHIJKL नहीं, तो डी और आई का अगर हम कोड देखें, तो डी होता है 4, आई होता है 9 और 4 13, बिल्कुल सही। तो इन दोनों को जोड़ के ये लिख रखा है। तो पी और एच, पी होता है 16, एच होता है 8, तो ये कितना हो गया? 24। 24 क्या होता है? एक्स होता है, बिल्कुल सही। इसने दोनों की प्लेस वैल्यू जोड़ के जो आएगा वो अल्फ़ाबेट लिख रखा है। ठीक है ना। 9 और 4 13, 16 4 20 4 24, XYZ। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, फिर हिंदी में देखेंगे। किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग उपनाम दिया गया है? ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा। पीटर्सबर्ग भारत का किसको कहा जाता है?
पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। और ये किस वजह से कहा जाता है, आई थिंक कि स्टील जमशेदपुर जो ये जमशेदपुर है कहाँ, ये भी आपको याद रखना है, झारखंड में है ये, ठीक है। और यहाँ पे ना स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, टाटा का जो कोई प्लांट वहाँ पे है ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, मेन तो होता है बॉक्साइड, ठीक है ना। और बॉक्साइड इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। डोलोमाइट तो नहीं होता, डोलोमाइट होता है आई थिंक उसका मैग्नीशियम का होता है आई थिंक ये डोलोमाइट। जिप्सम तो शायद अयस्क होता ही नहीं है, जिप्सम तो अयस्क नहीं होता ना। तो क्योलिन और बोरेक्स में से एक होना चाहिए। क्योलाइट करके तो होता है शायद, क्योलाइट करके एल्यूमिनियम का अयस्क अयस्क होता है ना। बोरेक्स क्योलाइट करके होता है आई थिंक, क्योलाइट करके उसका अयस्क होता है, तो हम इसके साथ जाएंगे, बाकी आई एम नॉट श्योर, ये गलत हो सकता है, इसको देख लेंगे बाद में, है ना। पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में देखेंगे। विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम किस राज्य से संबंधित है। विलासिनी और वीर नाट्यम है आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और आपने एक ना एक बार इसको जरूर देखा होगा। अच्छा, इसको इस भूल में मत रहना, कई बार नाट्यम होता है ना, भरतनाट्यम जैसे तमिलनाडु, तो आप उस तरीके से लगा दो, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। शायद मैंने शुरुआत में देखा होगा तो मैं भी इस तरह से सोचा होऊंगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये क्या क्वेश्चन है, पॉज करिए भाई, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन हैं। तो इसने क्या बोला है भाई, उदाहरण के लिए एन को 31 और 14 आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। एन को कैसे दर्शा रहा है ये, 14 और 31, तो 31 कहाँ पे, 31 तीन ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पे एन है, देखो तीन यहाँ पे है और एक ये रहा, 31 हो गया एन। तो यानी कि इसने ये बोला है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें क्या होता है, आपको कोई एक शब्द दिया मॉइस्ट, ठीक है। आप ऑप्शन दिए होंगे चार और बताना है, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, ये दो दिए हुए हैं, हाँ ये दो दिए हुए हैं। इसमें मॉइस्ट का जो चार ऑप्शन में से कौन सा जो कोड है वो मॉइस्ट बनाता है, MOIST बनाता है, ये आपको चेक करना है। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगा ऑप्शन के साथ जाओ, ठीक है। 7 8 सबसे पहले 78 को चेक करो, हमें कौन सा शब्द बनाना है, मॉइस्ट, तो सबसे पहले M बनाना है। तो 7 8 को चेक करो, M बना रहा है क्या, 7 8 बना रहा है। 5 9 बना रहा है क्या, 5 9 M बना रहा है, ठीक है। 8 5 M बना रहा है, ठीक है। 9 7 देखो, 9 यहाँ पे 7 यहाँ पे M बना रहा है, ठीक है। यहाँ से 9 देखना है, ऊपर से 7, तो 97 में क्या आ रहा है, M। तो ये चार ऑप्शन में पहला तो M ही बना रहा है, ठीक है। दूसरा देखें, ओ आना चाहिए और 11 ऊपर मिलेगा आपको, तो 11 ओ बना रहा है, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में भी 11 है, तो चेक ही मत करो, 11 तो बना ही रहा है ओ। अब 22 और 23 को चेक करो, 22 ओ नहीं बना रहा, 23 बना रहा है, 23 ओ बना रहा है, तो देखो तीसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। 22 ओ नहीं बना रहा, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखें, तीन ऑप्शन बचे, 86 MOI कहाँ पे है, सॉरी ऑप्शन में चेक करिए, तीसरा 86, तो 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो आई बना रहा है नहीं, तो ये पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 68 यहाँ पे, 68 यहाँ पे है, तो भाई आई बनाएगा ही जब दोनों ऑप्शन सेम है, बाकी चेक कर लो आई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन ना मॉइस्ट है ना, एस होगा, तो ये 95 है, यहाँ पे भी 95 है, चेक मत करो, आपको पता है जब दोनों ऑप्शन में सेम है तो सेम बनाएगा ही ना। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 33 है, अब एंड में टी देखना है आपको, तो 32 और 33 में से देखना है कौन सा टी बनाता है, तो 32 और 33 में से देखते हैं टी कौन बना रहा है। यहाँ पे 3 और 2 नहीं, 3 और 3, 33 बना रहा है टी, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से चेक करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट मैं तो इसी तरह से करता हूँ, बाकी आपको अगर दूसरा तरीका कोई मिलता है तो वो देख लेना, ठीक है। चलिए, एक किंडरगार्टन में एक नए बच्चे द्वारा 20 किलो वजन वाले एक बच्चे को प्रतिस्थापित करने पर किंडरगार्टन में 30 बच्चों का औसत वजन इतने किलोग्राम कम हो जाता है, नए बच्चे का औसत वजन बताना है। इसने क्या बोला, एक 20 किलो वाला बच्चा गया और उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया, प्रतिस्थापित कर दिया उसने, एक नया बच्चा आया, उसके आने से 30 बच्चों का एवरेज वजन जो है वो 0.1 कम हो गया। यानी कि ये 20 वाला गया और इसके बदले कोई एक व्यक्ति आया नया, वो इतना लाया कि सभी ने 0.1 कम कर दिया, ठीक है। तो भाई 20 वाला गया और जो आया ना, उसके आने की वजह से 30 बच्चों ने, अगर मैं इंटू 30 कर दूं, सभी ने 0.1 कम कर दिया, तो टोटल 3 कम करना पड़ा हमें, ठीक है ना। तो वो 3 कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये 3 कम लाया होगा ना, 20 से ये 3 कम लाया 17,
इस तीन कम करने की भर इस तीन को भरपाई करने के लिए इन सभी ने पॉइंट वन कम किया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ पाए? एवरेज के क्वेश्चंस आपने देखा होगा 99% हम ऐसे ही करते हैं। 20 वाला गया, जो एक आया उसने पॉइंट 1 सभी में कम कर दिया, तो टोटल सब में कितना कम किया? सब में अगर पॉइंट 1 कम किया तो 30 में 3 कम किया, तो यानी वो 3 कम लाया था। उस 3 की भरपाई करने के लिए सबको पॉइंट वन देना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान बताना है यहाँ पे। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। 64 को आप 8 लिखोगे, रूट के 64 को, ठीक है। और यहाँ पे स्टार का मतलब इंटू होना चाहिए आई थिंक। तो 9 दूनी 18, और ये 9 तिया 27, 2 से कटा 2 चौक 8, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 और 56, और ये माइनस कर देंगे 8 यहाँ पे लाके, ठीक है। तो 8 इसमें से माइनस किया तो ये 40 बन गया, ठीक है। एक सेकेंड, ये 40 बन गया, ये 50, 6 56, 5 और 9 और 6 96, 96 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा समूह एक त्रिभुज बनाता है? तो भाई इन चारों में से ये देखना है त्रिभुज कौन सा बनाता है। त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो आपको ये देखना है कि 180 जो है किसका सम है। 9 8 17 18 19 190 नहीं हो सकता, 6 4 10 8 18 ये हो सकता है 180, बाकी सब में 17 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, केवल इन तीनों का जो पेयर है उसका 180 सम है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला है इसने? 2800 रुपए की एक धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। सीआई और एसआई के बीच में अंतर बताना है 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल के बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, गोल्डन रेशियो लगा सकते हैं 3 3 1 का। और जल्दी किस तरीके से कर सकते हो आप इसको, बेसिक से ही निकाल दो, है ना। 60% ये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज, और 20% निकालेंगे। हम्म अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख रहे हो आप, ये यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो कोशिश करें यूनिट डिजिट से निकालने के लिए, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जैसे सी आई जो है, एस आई जो है वो 20-20% करके 3 साल मिलेगा, 60% मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो एस आई है, सॉरी सी आई है, वो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर मैं देखूँ 2800 रुपये, अगले साल क्या हो जाएंगे, 120% यानी कि 6/5 हो जाएंगे, है ना। ब्याज मिलेगा तो अगले साल फिर से 6/5 हो जाएंगे, और फिर से अगले साल 6/5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे ये देखना है मेरे को। तो ये किससे कट रहा है? 25 से कट रहा है, तो 5 5 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। इसको 5 से काटता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और फिर 5 चौक 20, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 6 36, 6 6 चौक 24, तो एंड में आएगा 0.4। तो 0.4 एक ही ऑप्शन में लो, आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट से आपने कर दिया। अब ये 0.4 कैसे है, देखो यहाँ पे मैं 60% निकालूंगा इसका, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो पूरी वैल्यू आएगी। मैं इसका 60% निकालूंगा तो 6/10 ऐसे कट जाएगा, इसमें इंटू 6 कर दूंगा, 60% आ जाएगा, है ना। लेकिन जो एस आई है ये तो कंप्लीट आ रहा है, और जो सी आई है उसमें एंड में 0.4 आ रहा है। तो जब इनका डिफरेंस निकालूंगा तो एंड में 0.4 तो बचेगा ही ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इसको पूरी तरीके से करना चाहते हो तो पूरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह और गोल्डन रेशियो आप सभी को पता है। यूनिट डिजिट से हो गया तो फिर बेफिजूल में टाइम ही क्यों खराब करना। बाकी अगर आपको कोई और एक तरीका मैं बता दूं इसका, एक और फॉर्मूला अगर आपने सुना हो तो 3 ईयर का जो सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है ना, सी आई और एस आई का डिफरेंस, एक फॉर्मूला और होता है इसका, ये होता है 3x+1 अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो x होता है ना, x ये तब काम करता है ये वाला फॉर्मूला जब आपको रेट दे रखा हो, जैसे इसमें 20% दे रखा है, तो x जो होता है ना रेट का फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा होता है। जैसे 20 को मैं लिख सकता हूँ 1/5, 20% को 1/5 लिख सकता हूँ, तो जो x की वैल्यू होगी वो उल्टा, यानी 5/1 होगी x की वैल्यू, ठीक है। इस पे आप रख दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। एक नया फॉर्मूला है, अब बाकी आप देख सकते हो इस तरीके से भी। बाकी यूनिट डिजिट से तो आसानी से हो गया, तो अब मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। चलिए इसको एक
ये देखना है कि ये किसी एक लॉजिक पे बैठा हुआ है, ये एक लॉजिक होगा यहाँ पे लगा हुआ, उनमें से सेम लॉजिक में देखना है नीचे कौन सा है, ठीक है। तो 17 से 17 इंटू 5, 17 पंजे 85, ठीक है। और 17 दूनी 34, तो इंटू 5 - 3, इंटू 5 - 3 दे रखा है क्या इन ऑप्शन में, कहीं पे भी इंटू 5 - 3 नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या है 82, इन दोनों को जोड़ जोड़ के देखता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 30, 40 और 3 43, ठीक है। 43 इंटू 2 कितना होता है, 86, -4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 43 -2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, 41 दूनी हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बनेगा ना, -2 इंटू 2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो, 260, 5 और 2 7, 4 और 2 6, एक और एक 2, यहाँ पे इसको इंटू 2 करेंगे तो 300 प्लस जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 -2, 9 दूनी 18 नहीं आएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। और ये कितना है, 26 है, 26 में से 9 गया, 17 दूनी 34, 40 दूनी 80, तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। और कौन सा लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं, और सोचने की कोशिश करिए आप। इसका डिफरेंस देखें कितना है, 12 में से 7 गया 5, 6, 65 इसका डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस कितना है, 6, 7 में से 2 गया 5, 56, तो उल्टा हो रहा है ना डिफरेंस, यहाँ 65 तो यहाँ डिजिट बदल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें देखें तो भाई 50, 60, 19 और 5 24, इसमें 42 का है क्या डिफरेंस, नहीं 42 का नहीं है, इसमें 3, इसमें 7, 10, इसमें 55। तो यार ये वाला क्वेश्चन तो स्किप करने वाला था शुरुआत में, आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम और 20-30 सेकंड दे के देखें तो क्या हो सकता है, आपको इतना टाइम नहीं देना, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, और क्योंकि मैं कोशिश करूंगा एक ही गो में ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम देख लें। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों से इसको करके देखा, माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा, 9। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, 9 में 81 + 1 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2, तो स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, 7 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 का 40 का स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्क्वायर +1 - 1। अच्छा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखें, स्क्वायर क्यूब का कुछ लग रहा है क्या, ये 4 का स्क्वायर +1 है, ये 81, 9 का स्क्वायर +1 है, 5 का स्क्वायर +1 है। अच्छा ये सब स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 दे रखे हैं, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर +1, ये 13 का स्क्वायर है, अगर +1 होता तो शायद हो सकता था। ये 11 का स्क्वायर +1 है, ये स्क्वायर ही नहीं है। ये 3 का स्क्वायर +1 नहीं दे रखा, ये 3 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आई थिंक अगर ये लॉजिक लग रहा है, बाकी अगर नहीं भी लग रहा तो भी आप इसको वो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपने तो लॉजिक देख लिया ना, सभी में क्या हो रहा है, स्क्वायर +1 हो रहा है। तो ये ऑप्शन एक है जिसमें स्क्वायर +1 हो रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत सारे लोगों ने स्किप किया होगा इसको, ठीक है। और आपको भी पहले गो में तो इसको स्किप ही करना था, इतना टाइम नहीं देना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस तरह के क्वेश्चन देखो, आप शुरू में ही देख रहे हो, आप इस तरह के क्वेश्चन दे दे के आपका टाइम सारा खराब कर देंगे और बाद में नंबर कमाएंगे। 210, 21 इंटू 10, 210 तो -1 कर रहा है, 14 में 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 में से 14 के 266, बहुत बढ़िया। शुरुआत में -1 करके इंटू कर रहा है इससे, तो 14 में इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 5 18, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी इंटू 17 की इंटू करेंगे, एक कम से, तो 11 सत्ते 77, 77 और 11 सत्ते 77, 11 कम 11 और 7 18, 187, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ईजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पहली सीरीज देखो, HIJ KL MNOP, अब P आएगा आगे, और P केवल एक ही ऑप्शन में लो,
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, देख रहे हो। इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है तो डिफरेंस देखेंगे। 3 और 2 5 +2, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 7 20। अब मुझे यहाँ से पता लगने लगा कि ये प्राइम नंबर की सीरीज बनेगी 99%। और इसमें कितना हुआ, 11। देख रहे हो आप, 2 + किया 3 5 7 11। जब 2 3 5 7 11 आपको दिख जाए तो ये प्राइम नंबर्स की सीरीज बनती है। ठीक है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13। तो अब इसमें 13 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, और फिर हिंदी। जिस तरीके से ओशियन डेप्थ से रिलेटेड है, तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इस लॉजिक पे रिलेटेड है। केक कैंडल से रिलेटेड है। ओशियन गहरा होता है, ओशियन गहरा होता है ना। हाँ, डेप्थ होती है ओशियन में, ठीक है। केक में कैंडल होती है क्या, अंदर थोड़ी होते हो तो बाहर से लगाते हैं। स्पून में फोक होती है क्या, फोक होता है कांटा, तो स्पून का ही टाइप है एक कांटा। तो स्पून के अंदर फोक आता है क्या, ये तो स्पून का एक प्रकार है ना। विंड, ब्रीज, तो ये भी ब्रीज भी ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा कहते हैं ना इसको। फ्लावर, रॉक, फूल का पत्थर से तो कनेक्शन नहीं है ना, फूल में पत्थर थोड़ी होते हैं। स्पून में फॉक या विंड, ब्रीज। अगर इसमें इस तरीके से देखें कि थोड़े ज्योग्राफिकल शब्द है, तो ये वाला होना चाहिए, सी वाला, विंड और ब्रीज। बाकी ओशन डेप्थ, ओशन में गहराई होती है, गहरा होता है ओशन। हवा ठंडी होती है, या हवा धीमी मंद होती है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, स्पून फोक होती है, तो ये तो नहीं लग रहा सेकंड वाला, तो फिर थर्ड ही होना चाहिए आई थिंक। बाकी देखते हैं, दोनों लॉजिक से मेरे को यही लग रहा है, बाकी तो देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए। देखो, आधा टाइम जा चुका है हमारा, केवल 1 घंटा बच रहा है। आधा टाइम नहीं मतलब 33 मिनट हमने केवल 25 क्वेश्चन में लगा दिया, तो थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, है ना। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक कोण के साथ झुकी हुई है। देखो ऐसे ये दीवार है, ये टेढ़ा हो गया मामला। एक दीवार है भाई, ये दीवार बना दी हमने। ठीक है, अरे वाह एकदम सीधी बनी है भाई दीवार। ये एक सीढ़ी है जो झुकी हुई है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे जोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का होगा। सीढ़ी झुकी हुई है, सीढ़ी का शीर्ष जमीन से 9 मीटर ऊपर है, तो ये जो शीर्ष है ना, शीर्ष ये 9 मीटर ऊपर है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है। जब सीढ़ी के नीचे के हिस्से को 3 मीटर दूर स्थानांतरित किया जाता है, तो ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये इसको 3 मीटर इधर खिसकाना है। ठीक है, ये 3 मीटर है, किया जाता है तो सीढ़ी का शीर्ष जमीन से छू जाता है। तो ये जो शीर्ष है ना, ये नीचे यहाँ पे टच कर जाएगा, यहाँ पे इस बिंदु पे टच कर जाएगा। अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये मैं सी से डी तक खिसका देता हूँ इस सीढ़ी को, यहाँ पे यहाँ तक, तो ये सीढ़ी ऊपर से बिल्कुल यहाँ तक टच कर जाएगी नीचे आके। तो सीढ़ी की लंबाई बतानी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। अगर मैं मान लूँ सीढ़ी, देखो सीढ़ी की जो लंबाई है वो ये है। अगर मैं सीढ़ी की लंबाई एक्स मान लूँ, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ वाई। अब सीढ़ी की जो लंबाई है ना, ये एक्स, ये जो लंबाई है, ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स बराबर इसकी प्लस इसकी लंबाई। 3 मीटर पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा लेट जाएगी सीढ़ी। तो इस सीढ़ी की लंबाई एक्स बराबर y+3 भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें। तो x बराबर y+3 हो सकता है ना, इन दोनों को जोड़ के भी तो सीढ़ी की लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें ये क्या है, समकोण है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग यानी कि x² बराबर लंब का वर्ग यानी कि 981, है ना, इसका स्क्वायर, जमा आधार का वर्ग। तो ये y का स्क्वायर करना है मेरे को नीचे, ये आधार है ना ये वाला। तो y का स्क्वायर जब मैं करूंगा, तो मैं x की वैल्यू, यहाँ पे मेरे को x दे रखा है, तो y को मैं x के फॉर्म में लिख दूंगा, तो y बराबर x-3 हो जाएगा। तो जमा आधार का वर्ग x-3 का स्क्वायर करना है आपको। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 -2ab, तो 3 दूनी 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ ये माइनस का 6x आके इधर प्लस का 6x हो गया, और दोनों कितना हो गया, 81 और 9 90। तो x बराबर कितना हो गया, 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो सीढ़ी की लंबाई आ गई 15। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो करके दोबारा से समझ लेना, टाइम कम है इसलिए जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है इसने, क्या बोला।
एक शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं, प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या दी गई है, संयोजन जिसके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक करके देखना है भाई। पहले 2752, टू पे क्या लिखा है ई, 7 पे क्या लिखा है ए, 2752, 5 पे क्या लिखा है टी, 2 पे क्या लिखा है ई, 303 पे क्या लिखा है आर, 0 पे लिखा है एन, ई ए टी आर, आर एन, ईटर्न तो कोई शब्द नहीं होता आई थिंक, तो पहला तो नहीं होना चाहिए। सेकंड देखें 27358, 273 और 8, ई ए आर टी डी भी कोई शब्द नहीं होता भाई। अब थर्ड को जल्दी से रख के देखें, 4 H, 4275, 4275, 906, 0 कहाँ है, 0 और 6, HEATING, हीटिंग, ये वाला शब्द सही बन रहा है ना, अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है ना हीटिंग, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा भाई, इसको ये दिखा क्यों नहीं रहा, ये इमेज नहीं आ रही क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं उसके बाद प्रीवियस करके देखूं। ये इमेज नहीं आ रही भाई इसमें, ये मेरे शायद इंटरनेट में इशू है या क्या हो सकता है पता नहीं। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लो भाई इसको। सूचकांक में रैंक पूछिए भारत की, तो अभी तो करंट अफेयर का कुछ लेना देना नहीं है, तो करंट अफेयर को स्किप करते हैं। एपी का क्वेश्चन आ गया, पहला पद और अंतिम पद ये दे रखा है, सार्वंतर यानी कि डी, डिफरेंस कितना है 15 का है, तो श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है। तो भाई लास्ट और पहला दे रखा है तो इजी हो गया, है ना, क्योंकि अगर मैं देखूँ ये लास्ट पद है, और लास्ट पद यानी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म होती है ए प्लस, देखो फॉर्म लिखता हूँ, A+N-1 × D, ये होता है। तो ए पहला पद होता है 4 प्लस N-1, ठीक है, इंटू डी कितना है 15, और nth टर्म है कितना 1864। अभी 1864 में 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1860 बचेगा। ये 15 इधर इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। टोटल 125 इसमें पद हैं, संख्याएं हैं। पढ़िए, सीआरआर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, ठीक है। सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है ना, कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, रखना पड़ता है एक अमाउंट। बैंक निगमों को सीआरआर का पैसा उधार नहीं दे सकते, बिल्कुल सीआरआर का पैसा लोन में नहीं दे सकते। बैंक सीआरआर के पैसे पर ब्याज कमाते हैं, सीआरआर के पैसे पे ब्याज तो नहीं मिलता भाई। सीआरआर का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, तो ब्याज नहीं मिलता भाई सीआरआर के पैसे पे, ये आपको रखना पड़ता है ब्याज रहित, ठीक है। पॉज करिए, पढ़िए हिंदी। कौन सा पदार्थ शुद्ध तत्व का उदाहरण है, ये तो आपने पढ़ा होगा साइंस में शुरुआत में, इतनी साइंस हमने नहीं पढ़ी पर फिर भी इतना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और एक मिश्रित, है ना। शुद्ध वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है ना, दूसरे प्रकार के तत्व नहीं होते हैं। तो शुद्ध में इसमें कौन सा दिख रहा है, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का ये दिख रहा है बस, है ना। इसमें देखो Na और Cl है, इसमें CH3 COH ये सब है, इसमें H2 है और O है, तो एक ही है जो D, केवल एक ही प्रकार के तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे, इंग्लिश में देखें पॉज करके जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना था, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। हम्म, सूत्रकणिका का अपना डीएनए होता है, ये बात भी ठीक है। अच्छा, उपयुक्त सभी भी है इसमें, सूत्रकणिका का अपना राइबोसोम्स होता है, बिल्कुल सही है, तीनों बातें ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, और ये लाइन तो सभी को याद होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दो धनात्मक भिन्नों का गुणनफल इतना है, उनका अंतर इतना है, तो छोटे भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा, उनका डिफरेंस ये आएगा, तो छोटा वाला भिन्न क्या है ये बताना है। तो इसने दे रखा है x × y बराबर ये, और x - y बराबर ये, तो आपको छोटे भिन्न यानी कि y की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर हम बेसिक से करते हैं तो, है ना। y की वैल्यू x की फॉर्म में रख देंगे, सॉरी
यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में रख देंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू इस y का जो आएगा वो रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? लेट मी चेक। हम सारे एक एक करके ऑप्शन को एक बार चेक करके देखते हैं ना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक बार चेक करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन दोनों का ये है, मैं कहूँ कि एक अगर एक 11/25 है, तो दूसरा क्या हो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 99/675 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन का तो सीधा सा रूल है कि सामने सामने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 यहाँ पे 9 आना चाहिए अपॉन में, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 25 दूनी 50, कितना बचा, 17, 25 सत्ते 175। तो यहाँ पे 9/27 आना चाहिए, है ना? 9/27 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 11/25 और 9/27 एक पेयर हो सकता है। अब इनका डिफरेंस और देखना है मेरे को, डिफरेंस इतना आ रहा है क्या? डिफरेंस इतना आ रहा है कि एक बार चेक करें, 27 × 11, तो 11 सत्ते 77, एंड में 7 आएगा, 5 × 3 = 45, एंड में 5 आएगा, तो 7 में 5 गया 2। तो डिफरेंस का यूनिट डिजिट इतना ही आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे नीचे को तो भी इतना आ रहा है, ठीक है। तो माइनस करने पे भी इन दोनों को ही आएगा, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। समझ पाए बात को? तो एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? ये 1/4 और ये 1/3, 10 है ना ये। सबसे छोटे भिन्न का मान बताना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन 11/27 भी है, तो यहाँ पे 27 हो सकता है, तो ये 9/25 हो जाएगा। बट डिफरेंस तो इनका सही आ रहा है ना। एक बार पूरा करके देखते हैं, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, और 7 29, 5 × 3 = 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 675। तो 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 0, ठीक है। 72 बिल्कुल सही, ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें बताना है छोटे भिन्न का मान क्या होगा, ठीक है। इन दोनों में से छोटा भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। तो छोटा भिन्न 9 × 1 = 9 × 27, 11 × 3 = 33, 1/4 आ रहा है, ये तो 10 है। लेकिन अगर मैं इसे इंटू 4 कर देता हूँ, इसमें इंटू 4 कर देता हूँ, तो 44/100 हो जाएगा, और इसमें ये इंटू 36/108 हो जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें तो काफ़ी सारी। इन दोनों में से छोटा देखना है ना, तो चलो उस तरीके से करते हैं। 0.4, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 0.4 आएगा, और इसमें 0.3 आएगा, 0.33 है ना। तो ये वाला सही, ये वाला छोटा होना चाहिए, है ना। 27 × 3 = 81 होता है, 0.4 आएगा, इसमें 25 × 100, तो ये पॉइंट, ये कितना आ जाएगा। अब यार मैं इसको 1/4 क्यों गिन रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 11/25 तो 1/2 के आसपास होगा ना। और मैं कह रहा हूँ ये तो 1/4 के आसपास दिख रहे हैं दोनों, 1/3 दिख रहा है, ये 11 है, तो 1/3 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो छोटी बिन तो 9/27 हो गई ना। इतना टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ समझ नहीं आता, कई बार एग्जाम में भी ऐसी होता है, बेफिजूल की चीज़ें करते हैं। चलिए, MS एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? सेल का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का, उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है? काउंट IF, इसको बाद में देखेंगे ना, टाइम बहुत कम है, 45 मिनट है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे अब, है ना। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? दुकानदार कमीजों को इस तरह बेच रहा है कि 6 कमीजों का क्रय मूल्य 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट बताना है। देखो, 6 कमीजों का क्रय मूल्य बराबर है 5 कमीजों के सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, देखो CP के सामने 5 है, तो CP 5 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। तो 5 रुपए की चीज़ मैं 6 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है 5 रुपए पे, तो 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पॉज करके पढ़िए जल्दी से। लॉर्ड मैकाले के अधीन कानूनों के संहिताकरण के लिए निम्नलिखित में किस अधिनियम का, विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1833 में हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। और किसके टाइम पे आया था मैकाले, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कानून वगैरह का जनक, और उस तरीके से मैकाले को याद रखना है। एक तरीके से सामान्य, और इसमें ऑड वन आउट छांटना है। तो 5 का मल्टीपल तो सारे हैं ही। तो भाई ऑड वन आउट में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इन सभी को प्लस करना है ना।
डिजिट्स को सम करना होता है, बार बार आता है, तब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिट को सम करिए। इसमें 6 आएगा, इसमें 9 आएगा डिजिट का सम, इसमें 10 आएगा और इसमें 7 5 12 आएगा। अब डिजिट्स के सम में कुछ आपको दिख रहा है? ये 6 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, 10 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला सी ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से नहीं घबराना कि यार ये जरूरी थोड़ी यही लॉजिक हो, बट अगर ये लॉजिक लग रहा है तो ये लॉजिक भी है। ठीक है ना? तो एग्जाम में आप इसको वो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो अगर आपका नहीं माना जाता सही तो, अगर आपका लॉजिक सही है तो। क्या राजमार्ग डिवाइडरों पर लगाए जाने वाले पौधों के चयन में विशिष्ट मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ पौधे ध्वनि कंपन को अवशोषित करते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, बात बिल्कुल सही है, ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पॉल्यूशन को कम करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को। हाँ, पौधों की ऊंचाई, चौड़ाई और घनत्व ड्राइविंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए इंग्लिश में, फिर हिंदी में देखेंगे। अप्रैल 2024 में माइकोलास अलेक्ना या अलेवना क्या लिखा है, किस खेल से संबंधित है? ये कौन है भाई, इनका तो नाम ही मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इंग्लिश में जल्दी से पॉज करिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? 32 और 18 का माध्य का अनुपात, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। मीन का मतलब इसके बीच वाला निकालना है, ये ए है, बीच वाला बी है और ये सी है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो 32 ए है और गुणा 18 सी है। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका रूट कर दूं तो क्या कर सकते हैं, इसमें से 18 में से 9 बाहर निकाल लेता हूँ, 2 यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी 16 दूनी 32 कर देता हूँ, तो 2 का पेयर बाहर आ गया, 4, 16 बाहर आ गया, 4 बन गया, 9 बाहर आ गया, 3 बन गया। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, देख रहे हो आगे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अब। इंग्लिश में पॉज करिए और फिर हिंदी में। चलिए, कितने वर्षों के बाद 8% ब्याज दर पर इतने की धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? 8% की रेट से कितने सालों में जो है सीआई इतना हो जाएगा? देख रहे हो, अब इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, शुरुआत में सारा टाइम खराब कर दिया। पहले मैं देख लेते हैं कितना प्रतिशत है इसका टोटल। ठीक है, इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, किससे काटे, 9 से कट रहा है, कट रहा है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 छिक 30, 5 चौक 20। तो कुल मिला के मेरे को ये 64% ब्याज मिल रहा है, और एक साल में 8% मिलता है, तो 64% कितने साल में मिलेगा? 8 साल में मिल जाएगा, 8 8 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देख रहे हो डॉक्टर लगा नहीं है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया भीमराव अंबेडकर, देखते ठीक है, ठीक है, ठीक है रे कह रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? ये पहले भी आया था और एग्जाम में तो आते ही रहता है। तो आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने हृदय और आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचार। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, इनमें से ये बताना है आपको। तो भाई पहले तो हमें ये देखना है इसका जो है ना, इसका इधर मिरर इमेज बनेगा इसका सिंपल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें, तो ये लाइन दो कैसे बन रही है? यहाँ पे तो एक ही लाइन बन रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता फोर्थ वाला। इन दोनों में से देखना है क्या, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? इस लाइन का, साइड में यहाँ पे लाइन है ना, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे है, तो लाइन बनेगी, ये ऑप्शन भी गलत। तो भाई सेकंड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए। 120 वोल्ट पावर स्रोत के कनेक्ट होने पर वॉशिंग मशीन की पावर रेटिंग इतने वॉट है? वॉशिंग मशीन प्रभावित होने वाली, भाई ये साइंस के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अब किसी को ये बहुत इजी लग सकता है, बट मेरे लिए साइंस के न्यूमेरिकल्स मेरे लिए बहुत टफ है। ठीक है, चलिए, एक परिवार में पी आर का पति है, पी जो है ये भाई साहब पति हैं किसके? आर के। ठीक है, तो आर पत्नी हो गई। आर की दो संतान एस और टी हैं, तो आर की दो संतान है एस और एक और है टी। ठीक है, टी की कोई बहन नहीं है, तो ये टी का भाई भाई होगा ये एस। ठीक है, यू परिवार की महिला सदस्य है, यू यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। टी वी का पति, टी जो है वो पति है किसका? वी का। और यू का पिता है, टी जो है वो यू का पिता है, तो यू इसका बच्चा हुआ। तो आर यू से किस प्रकार संबंधित है? तो यू के पिताजी की माता, तो हमारी क्या लगेंगी? दादी लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। किसने 66 66वें ग्रैमी पुरस्कार में ट्रिपल ट्रॉफियां जीती? कुछ नहीं पता, करंट अफेयर का। पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर 2024 आईसीसी 20, अरे यार, आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है, अभी हमने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। ये तो पूरा मैच देखा था भाई, सभी ने देखा होगा, खैर फाइनल था और बहुत ज़्यादा फंस गया था मैच। किसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड और कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है भाई आपके जॉयस्टिक का यूज़। ये तो आपने पीवाईक्यू में ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हमने डिटेल से बात की थी जब हम जीडी का कर रहे थे, तो 24 भारतीय भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है। चलिए, इसने क्या बोला, 10 बराबर ये है, तो इसका मान बताना है। तो उसको ना बहुत बेसिक से करते हैं। ये आपने लाल बटा कक्का तो पढ़ा है ना। काफ़ी सारे बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं होती, तो आप इसको बेसिक से करिए। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मेरे को भी बहुत बोरिंग लगती है, इसको बहुत बेसिक से करते हैं ना। भूल जाओ आप इस आइडेंटिटीज, भूल जाओ कि आपको पता है। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो 10 बराबर दे रखा है ये। तो ये क्या है, 10 बराबर होता है लंब, ये हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक है, लंब ये हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 576 और 49 कितना हो गया? 50, 625, तो ये 25 हो गया। तो कर्ण हमारा आ गया 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें रूट के अंदर रखना है, बस वैल्यूज को रखना है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार हो गया। तो कर्ण कितना है? 25, अपॉन में आधार कितना है? 7। ठीक है, इंटू साइन, साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कितना हो जाएगा? लंब कितना है हमारा? 24, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, ठीक है, प्लस 1, अपॉन में रूट के अंदर कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन हमने ये निकाल लिया, तो कॉसेक हो जाएगा इसका उल्टा 25/24। ठीक है, इंटू कॉट, तो 10 हमें दे रखा है, 10 का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा? 24, 25, 49, तो ये हो गया भाई 49/25। ठीक है ना, ठीक है। अब रूट के बाहर लाओ, देखो 25 रूट के बाहर आएगा, कितना बन जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 बाहर आ जाएगा, 7 आ गया बाहर। नीचे से 5 बाहर आ गया, तो अपॉन में 5। ठीक है, ये 25 बाहर आके 5 बन गया। ठीक है, अंदर बचा केवल रूट का 1/7, तो 1 का रूट 1 होता है, नीचे बचा √7, अपॉन में यहाँ पे 25 बाहर आ गया, 5 हो गया। ठीक है, ये 24 × 24 बाहर आ गया, तो 24 हो गया, इंटू में √7 बचा। ठीक है, ठीक है, ये 5 से तो 5 खत्म। ठीक है, 7/√7 है ना ये, तो ये √7 नीचे आ जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा ये। 1 अपॉन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने क्या गलती की है इसमें? अबे यार, यह -1 भी तो है, कॉसेक -1 है। 25 माइनस, यह सारा गलत हो गया अभी। 25 - 24, 1/24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1/24, 1/24 इंटू 7/24, तो इसमें भाई बाहर आ जाएगा 1/4, 1/24। ठीक है, 1/24 बाहर आ गया, अंदर बचा ऊपर √7, ये √7 नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू ऊपर 24 गया, नीचे आ गया √7 इंटू √7 हो गया 7, 7 से 7 गया 24, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए, बहुत कम टाइम है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे अब, है ना। क्या बोला है? एक साथ सभी 4 विद्यालयों से सेब पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और सभी 4 विद्यालयों में आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर बताना है। तो सभी में सेब एक साथ चारों विद्यालयों में सेब कितने लोग पसंद करते हैं, और सभी में आम कितने पसंद करते हैं, इन इसका डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो डिफरेंस सीधा सीधा ही निकाल देते हैं। 120 में से 160 गए, -40, 90 में से 30 गए, प्लस का 30 से माइनस का 10 बचा, 140 में से ये कितना बचा? -50, और ये 120, तो 9 और 3 12, 30 का डिफरेंस है। बाकी आप प्लस करके भी देख लो। 210, 250, 350, 450, 510। ठीक है, इसका आ गया 510 सम, और आम का देखें कितना आ गया? 220, इसमें 200, 250, 300, 400, 400,
10 और 450, यहाँ तो 60 आ रहा है। तो इसमें हमने कहा गलती की, 40, 30, तो माइनस का 10 बचा। और इसमें हमने किया माइनस का, तो सही तो है यार, 120 में से 60 गया तो 60 ही तो बचेगा, यहाँ 30 क्यों लिखा था हमने। तो 60 का डिफरेंस आएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद ही कर लोगे बेसिक। लो, ऑप्शन में 30 तो है ही नहीं। हम्म, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है, तो ऑड वन आउट छांटना है आपको। आम, सेब, आलू, जामुन, तो तीनों फल है, आलू कोई फल थोड़ी है, आलू तो सब्जी है, ठीक है। चलिए अब इसमें हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या देखोगे। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पार्टी, देखो पार्टी को वैसे ही उल्टा लिख रखा है, देखने ही पता चल गया ना, डांसर को उल्टा लिख रखा है, देखते ही आपको पता चल गया, देखो पार्टी को। वरना आप पहले से पहले का और पहले से लास्ट का लिंक देखते, बट आपको पता चल गया इसके जो लेटर से इसको उल्टा करके लिख रखा है। तो उल्टा पावर को लिखेंगे POWER, पहले ही ऑप्शन ठीक है, POWER बिल्कुल सही। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भाई ये यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन है, अब यहाँ अगले में लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो केवल सेकंड और फोर्थ में लाइन नहीं है। यहाँ पे दो भर रहे हैं, यहाँ पे भी दो भर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े वाले दो भरे हैं, यहाँ पे छोटे वाले, यहाँ दो बड़े वाले हैं, तो अब छोटे वाले दो भरे होने चाहिए। दोनों में छोटे वाले दो भरे हैं। ये नीचे की तरफ घूमा, फिर इधर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ घूमेगा, तो इसका कोना जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। अरे क्लिक हो जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये तो इजी सा सवाल था। पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। ऐसे कितने तीन हैं जो बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है? बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है, लेकिन दाईं ओर की संख्या को पूरी तरह से विभाजित करते हैं। तो पहले तीन देखो, फिर बाईं ओर से विभाजित नहीं है और दाईं को पूरा विभाजित करते हैं, देखना है। तो पहला तीन ये रहा, बाईं दो से विभाजित नहीं है, नौ को पूरा विभाजित करते हैं, एक पेयर हो गया। अब ये तीन है, लेकिन ये छः को विभाजित नहीं करता, पाँच को विभाजित नहीं करता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे तीन है, ये छः को तो विभाजित करता है, लेकिन चार से विभाजित नहीं होता, बिल्कुल दूसरा पेयर मिल गया। और तीन कहाँ पे, ये रहा। तो ये छः को विभाजित करता है, पाँच से विभाजित नहीं होता, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो तीन पेयर मेरे को दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। टाइम कम है, जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। इकाई के अंक का स्थान क्या होगा, इसमें इकाई का अंक बताना है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जीरो होगा ना। जब ऐसे चलते चलोगे 72, 73, 74, 75, तो आगे चल के पाँच भी आएगा, 75 भी आएगा। और पाँच में चार की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा ना। तो यूनिट डिजिट तो जीरो आना ही है, है ना। आगे चल के पाँच भी आएगा, पाँच चौक 20 हो जाएगा जीरो, तो वो एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा ना। बाकी आगे कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, एंड में जीरो तो आना ही है। ये दिया हुआ है सभी गाँवों के कुल जनसंख्या 60,000 है। कितने गाँव की जनसंख्या 9,500 से कम है? तो गांव की जनसंख्या परसेंटेज में दे रखी है, तो पहले मैं परसेंटेज ही निकाल लेता हूँ कि 9,500 कितना प्रतिशत है 60,000 का। 60,000, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, दो जीरो खत्म, ऊपर से यहाँ दो जीरो खत्म, छः से काटेंगे, छः कम छः, तीन इधर गया, लगभग 16%, ठीक है। तो 9,500 16% है, और पूछा गया इसने 16% से कम है, 9,500 से कम है, तो 16% से कम किस में है? देखो पहला तो एक ये रहा, एक ये रहा, दो, एक ये रहा, तीन, बाकी किसी में नहीं, तो केवल तीन में जो है वो 9,500 से कम होगी। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लिया 9,500 कितने परसेंटेज हो, कितने परसेंट होगा, और फिर यहाँ पे कंपेयर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, यदि वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, ठीक है। वे एक शिक्षक कौन है जो गायक नहीं है? तो शिक्षक को देखो पहले कौन है, शिक्षक त्रिभुज शिक्षकों को दिखाता है, ठीक है, ये टीचर्स हो गए। रसोइयों को दिखाता है आयत, गायक किसको दिखाता है, व्रत को। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं जो इस व्रत के अंदर नहीं आते, जो गायक नहीं है? तो वो डी है। और और भी है कोई, ये आई है, आई। आई भी तो व्रत के अंदर नहीं आ रहा, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो लेकिन ऑप्शन तो एक ही डिजिट में दे रखा है, ये रहा, फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। आई और डी ही तो हैं जो सर्कल के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। चलिए, ये क्या दे रखा है भाई, इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से पॉज करके, और फिर हिंदी में। दूध और पानी का मिश्रण 80 लीटर में 20 लीटर पानी है, समान मिश्रण में बी में ए से 20 लीटर अधिक पानी है। ए और बी में मिश्रण सी अनुपात में मिलाया जाता है, सी 60 लीटर मिश्रण में सी दूध।
और पानी की मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या दे रखा है भाई ये? सही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी इसको बाद में देखेंगे ना, थोड़ी देर में देखते हैं, पहले टाइम कम है तो बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये पैरेलल दे रखा पी क्यू आर एस, ठीक है। एक्स वाई आर एस ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ए का मान बताना, ए क्या है? अच्छा ये आपको ये पता है ना, जब पैरेलल नंबर्स, ये पैरेलल वो होगी रेखाएं, तो ये वाला एंगल जो है ना, क्रॉस एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये इधर वाला इसके बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल्स बराबर रख दो बस। 5a + 24 बराबर होना चाहिए 15a, 15a - 6, ठीक है। तो ये 5a इधर चला जाएगा, 10a बचेगा, ये 6 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10a बराबर 30 है, तो a बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, दोनों एंगल बराबर है। पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। तेज और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तेज और समावेशी विकास, ये था हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना का। मेल करना है भाई, नदी और सहायक नदी। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी हो सकती है? चंबल किसकी है? चंबल तो भाई यमुना की नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो डी का ए होना चाहिए। तो डी का एक ही ऑप्शन में लो, आपका आंसर आ गया केवल एक से। बाकी आप चेक कर लो गंगा की कौन सी होती है। घग्गर गंडक कोसी, तीन नदियां मिलती है ना, घग्गर गंडक कोसी ऐसे आके, तो कोसी होती है गंगा की, तो ए का सेकंड होगा। तो ये ऑप्शन ऐसे कट जाते और डी से आपको मिलेगी आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में देखिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की? ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग ही आगे चलकर क्या बनती है? हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ। और इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। रोपण सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। यह किस राज्य में स्थित है? रोपण कहाँ पे आपका? पंजाब में या हरियाणा? पंजाब या हरियाणा में? नहीं नहीं, पंजाब में है हाँ। हरियाणा में तो बना वो है ना, राखी गढ़ी। चलिए क्या बोला इसने? पी और क्यू किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि पी समान कार्य को 45 दिन में कर सकता है, तो भाई पी अकेला जो है वो 45 दिन में कर सकता है। तो क्यू अकेले कितने दिनों में काम कर देगा, ये पूछा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, ये 45 दूनी 90, 30 या 90, टोटल काम 90 है। ये इनकी एफिशिएंसी है। दोनों मिलकर पी और क्यू एक दिन में 3 काम करते हैं, और पी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो क्यू अकेला एक दिन में एक काम कर रहा होगा ना, पी और क्यू मिलके 3 काम कर रहे हैं, और पी अकेला 2 काम कर रहा है, तो 2 और 1 3। तो क्यू एक दिन में एक काम करता है, और टोटल काम कितना? 90 काम। तो एक दिन में एक काम करेगा तो 90 दिन में 90 काम कर देगा, तो टोटल काम वो करेगा 90 दिन में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है जिसके पास कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड हैं। 2001 के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त करता है। स्काई डाइवर कौन है इनमें से? बचेंद्री पाल तो नहीं है, सी तो नहीं होना चाहिए। चलो इसको बाद में देखेंगे ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं। चलिए इसने क्या बोला, क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन की गति इतनी है, तो ट्रेन की समान दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 500 मीटर लंबी ट्रेन कितने सेकंड में पार कर देगी? देखो ट्रेन के आगे जब व्यक्ति चल रहा होता है, देखो ये ट्रेन जा रही है, आगे एक व्यक्ति चल रहा है, तो ट्रेन व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ट्रेन व्यक्ति को उतनी ही देर में पार करेगी जितनी देर में ट्रेन अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, है ना, अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो लंबाई इसकी कितनी है? 500 मीटर, है ना। और अगर ट्रेन के आगे ट्रेन चल रही होती तो वो कितनी देर में क्रॉस करती? दोनों की लेंथ के बराबर, है ना, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती, ठीक है। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, और एक व्यक्ति आगे चल रहा है, आगे व्यक्ति भी चल रहा है, पीछे से ट्रेन चल रही है, तो दोनों एलिमेंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस हो जाती है। हमें टाइम निकालना है ना, कितने सेकंड में पार करेगी, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो 63 में से 3 गया 60। अब ये दे रखा है सेकंड में और मीटर में, टाइम पूछा सेकंड में और दे रखा है मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 18 = 10, 50/3, 50/3
ये कितना आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 50 से कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, 10 या 30, 30 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो आसान सा क्वेश्चन था ये तो। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। मई 2024 में एक दिन में 5 बार राख उत्सर्जित करने के लिए खबरों में रहा सोमेरु ज्वालामुखी। ये पता नहीं मई में 5 बार किया या नहीं किया, लेकिन सोमेरु ज्वालामुखी जो है ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसको देखा है हमने। ये शायद यूपीएससी के प्री में भी शायद किसी पेयर वाले क्वेश्चन में देखने को मिला था, मैंने देखा है शायद। सोमेरु है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ही है ना, हाँ इंडोनेशिया में है, गारंटीड, 100% श्योर। चलिए, इसने क्या बोला, एबीसी की कीमत इतने रुपए है। एक साथ 3 वस्तुओं एबीसी की कीमत, तीनों की कुल मिला के कीमत इतनी है। वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की कीमत की दुगनी है। तो अगर बी की कीमत 1 रुपये है तो ए की कीमत कितनी है, इससे दोगुनी है, ठीक है। तथा बी की कीमत और वस्तु सी की कीमत का अनुपात इतना है। अच्छा, बी और सी की कीमत का अनुपात दे रखा है, अगर बी की कीमत 6 है तो सी की 7 है। तो अगर मैं इसको 6 बना दूं तो ये 12 हो जाएगा, इसका डबल। और सी की कीमत 7 है, ठीक है जी। ठीक है, तो बी की कीमत बतानी है। देखो इन सब की मिला के टोटल कीमत कितनी है, 12 6 18, 18 तो 20 और 5 25, 25 रेशियो इन तीनों की मिला के है, बट एक्चुअल में कीमत कितनी है, 7500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। 25 रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो एक रेशियो की वैल्यू 300 आ गई। पूछा गया बी की कीमत, तो 6 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो 6 1800, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फरवरी 2024 में किस दिग्गज संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पता नहीं भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, कौन सा पर्वत भारतीय क्षेत्र में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? भाई देखो, भारत की जो आपने ज्योग्राफी की अगर बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक सारणी भी दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। विश्व के तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन भारत के भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, वो एक्चुअली में तो देखो केटू माना जाता है, बट वो केटू है ना आपका पीओके में पड़ता है। तो इसीलिए केटू को कई बार इंक्लूड करते भी और कई बार नहीं करते, ठीक है। और फिर दूसरा जिसको हम वास्तव में मानते हैं, एक वो है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और इसके बाद आता है हमारा नंदा पर्वत, नंदा, नंदा एक नंगा पर्वत अलग है, नंदा पर्वत अलग है, ठीक है। और फिर आता है कामेत पर्वत। तो या तो नंदा पर्वत होगा 3rd नंबर पे, या फिर कामेत होना चाहिए अगर केटू को इंक्लूड नहीं करते तो, ठीक है। तो नंदा पर्वत नहीं, कामेत है केवल, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और एनसीईआरटी में दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। धनात्मक आवेश द्वारा आभासित विद्युत बल को परिवेश, ये सब भाई साइंस के, हमें नहीं पता तो स्किप करेंगे, ठीक है। फाइलम अनिलिडा के उत्सर्जन अंगों को कहा जाता है। फाइलम अनिलिडा का पता नहीं भाई क्या है ये, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे इसको हिंदी में। क्या बोला इसने, एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत अंक 45 है। 18वें छात्र के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो छात्रों का औसत अंक में इतने की वृद्धि हो जाती है, 1.5 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो 18वें छात्र के अंक बताने हैं। अगेन इजी क्वेश्चन, एवरेज का। देखो 17 छात्रों के एवरेज अंक 45 है, एक 18वां छात्र आ गया और उसके आने से सभी के 1.5 बढ़ गए, सभी के 1.5 बढ़ गए। तो ये 18वां जो छात्र आया, टोटल छात्र 18 हो गए, इसने सभी के अंक कितने बढ़ा दिए, 1.5 1.5 बढ़ा दिए, ठीक है। तो अगला बंदा जो 18वां आया वो 45 तो लेके ही आया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया जिससे सभी को वो 1.5 और दे सकता है। तो 18 व्यक्तियों को 1.5 देना है, 1.5 देना है 18 व्यक्तियों को, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 18 और 9 27। तो वो 45 से 27 एक्स्ट्रा लेके आया, तभी वो 27 जो थे सभी में 1.5 करके बट गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, 72, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट, ये है हमारी सुरेश रैना जी की आत्मकथा, तो इम्पोर्टेंट भी है। और इन सभी का जो क्रिकेटर्स की बायोग्राफी है तो पूछी जाती है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट भी है। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? आई थिंक इससे फेमस तो क्वेश्चन कोई आपको मिलेगा नहीं, मतलब इससे फेमस भी मिलेंगे बट ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बृहदेश्वर का मंदिर। और ये भी पूछा गया कि कहाँ पे है, तो तंजौर में, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो राज राजा फर्स्ट ने बनाया था इसको। और अभी एरावतेश्वर का मंदिर है जो वो सेकंड ने बनाया था, राज राजा चोल सेकंड ने, वो भी पूछा गया था पिछले किसी मॉक में, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। एरावतेश्वर का मंदिर वो भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार।
पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? 3 धनात्मक दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से 2 इतने हैं तो 3 क्या है? तो भाई तीसरे को x मान लें, तो इन तीनों का गुणनफल ये दे रखा है। तो अगर मैं देखूं, इसमें पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 7। 7 के बाद है 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 2 5। तो अब जो संख्या होगी इसमें 2 के बाद पॉइंट होगा, 2 के बाद ही सभी में पॉइंट है। ठीक है, तो मुझे सीधा सीधा भाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 31 से और 29 से। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दी क्योंकि सभी में पॉइंट बराबर लग रहा है। तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको काटना पड़ेगा भाई, काटते हैं, जल्दी से काटते हैं ना, बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करना। 31 एकम 31, कितना बचा? 7 बचा, 63। तो 21, 31 दूनी 62, 11 बचा, 18 हो गया है ना। 31 7 21, 31 दूनी 62, 11 बचा। 118 हो गया, तो 3 चौक 12, तो 31 तिया के आसपास जाएगा, 93। 31 तिया 93, और 18 में 7 जोड़ेंगे, 25 बचेगा, तो 257 हो गया। तो 31 3 अट्ठे 24, तो 31 अट्ठे 8 तिया 24, 8 248, 31 अट्ठे 248। और कितना बचा अब ये? 7 और 2 9, 9 और 3 93, 31 एक तिया 93। अब इसको 29 से काटना है। तो ऑप्शन में देखे तो शुरुआत में 3 या 4 आएगा, तो इसमें देखे तो 29 तिया 29 चौका, तो 4 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो 29 चौका कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 116। 29 चौका 116 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा इसमें? 4 और 3 7, तो ये 78 हो जाएगा, आगे जाके 78 हो गया। तो 29 दूनी, तो दूनी पे तो कम से कम जाएगा, तो एक पे नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, इतना कर लिया काफ़ी है। जल्दी से पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। डैश दूसरे देशों को उत्पाद बेचकर अर्जित धन और सामान खरीदने के लिए व्यय किए गए धन के बीच की कमी होती है। राष्ट्रीय घाटा, तत्काल घाटा, चाल, करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा हाँ, उत्पाद बेचकर धन अर्जित किया हमने, मतलब किसी को हमने एक्सपोर्ट किया और कहीं से हमने इंपोर्ट किया, तो उसके बीच में जो हमारे को घाटा होता है उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो घाटा होता है इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से। 12 अंक की संख्या है ये, 120 से विभाज्य है, तो x का संभावित मान क्या होना चाहिए? देखो कोई संख्या 120 से विभाजित है तो एंड में तो जीरो आना ही चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तभी तो वो 10 से कटेगी, तो z तो जीरो रहना ही चाहिए। तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अब हमें यहाँ y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम 120 से काट रहे हैं, जीरो से हमने इसको काट दिया जीरो। अब इसको 12 से काटना है, z तो खत्म, तो 12 से इसको काटना है, तो 12 से कटने के लिए 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 से काटने के लिए y को हम कम से कम क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं। यहाँ पे जीरो और जीरो है तो ये 4 से कट जाएगा। अब 3 से काटने के लिए इनको सम करना पड़ेगा, 9 और 4 13, 5 18, 19 20 5 25, 3 28, 2 30 और 6 36। तो इनका सम हो गया 36। ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, 41 हो जाएगा फिर तो 41 तो नहीं कटेगा, तो 5 तो नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं कि 40, 40 भी नहीं कटेगा। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे जीरो की जगह कुछ और रखना पड़ेगा, जीरो की जगह यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40। 4 रखेंगे तब भी तो 4 से कट सकता है ना। ठीक है, ये 40 हो गया। अब 40 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट सकता है। ठीक है, 40 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 43, 3 से नहीं कटेगा। 40 में 1 जोड़ेंगे 41, ये भी नहीं कटेगा। 40 3, 40 41 नहीं, 40 3 43, ये भी नहीं कटेगा। तो अब 4 की जगह में यहाँ 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये चेक कर पाएंगे हम इसको। 8 रखेंगे, 36 था इसका, 36 और 4 40 हो जाए 44। 44 में 5 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, तो नहीं कट सकता। 49 और 4 53, ये भी नहीं कट रहा। यार 15 मिनट, एक बार इसको ना थोड़े अभी देखते हैं, आगे आके देखेंगे, पहले अगले क्वेश्चंस को देखते हैं ना, छूट ना जाए क्वेश्चंस। मैजिशियन को 16 लिखा जा रहा है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। जब इतना छोटा दिया जाए ना नंबर्स इतने बड़े अल्फ़ाबेट्स का, तो सीधा पहले काउंट करना है इसको और फिर देखना मल्टीपल है इसका। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर बी। जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसका डबल नंबर दे रखा है। ठीक है,
इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में देखें। विश्व क्षय रोग टीबी विश्व दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया था, बिल्कुल सही। 2024 का विषय थीम पूछ रहा है, कौन सी थीम थी भाई, ये तो हमें नहीं पता, करंट अफेयर का क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाएं जिसका उपयोग एकाधिक सर्वर पर वेब पेजों को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। वेब पेजों को एक्सप्लोर कहाँ पे कर सकते हैं, ब्राउज़र पे कर सकते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। किसने राज्य की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक समारोह में लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ये पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और ये करंट करंट अफेयर का बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, दो साइन को इंटरचेंज करना है, तो भाई साइन को इंटरचेंज करना है तो सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, डिवाइड जहाँ पे आएगा वो कंप्लीटली हो पाता है या नहीं। तो प्लस की जगह डिवाइड रखना है, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रखता हूँ तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 24/12 से, नहीं हो पाएगा तो पहला ऑप्शन तो नहीं पुट करना। ठीक है, दूसरा देखते हैं माइनस इंटू, तो माइनस और इंटू को छेड़ना है, डिवाइड यहाँ पे है तो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसको चेक करते हैं, रख के माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस, तो 23 + 12 -2, माइनस की जगह इंटू, 4×2 = 8। ठीक है, 30 और 5 35, -4 31 आना चाहिए, ये भी सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाले को देखते हैं, इंटू की जगह डिवाइड रखेंगे, हो जाएगा पूरा, हाँ हो जाएगा। तो इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू, तो 23 + 2 × 6 = 12 -8 × 4, तो 23 और 6 = 29, 8 × 4 = 32, तो 3 बचेगा माइनस का, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में पॉज करें, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, एक बड़े शंक्वाकार टैंक में इतने लीटर पानी है, पानी दे रखा है, इसमें ध्यान रखना है, अगर इसको वॉल्यूम में चेंज करना है तो 1/1000 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। क्या बोलते हैं मैंने, हाँ सही बोला है। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि टैंक के आधार की त्रिज्या, तो टैंक के आधार की त्रिज्या दे रखी है, शंकु के पाश ऊंचाई यानी एल की, जो एल है सिलेंट हाइट के 7/25 है, तो अगर ये 25 है तो त्रिज्या 7 है। ठीक है, एक्स एक्स मान लेते हैं। टैंक की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 25 24, ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना, ऐसे शंकु होता है ना, ट्रिपलेट तो होता है ये। 25 दे रखी है और ये 7 दे रखी है, तो ये 24 हो जाएगी। ठीक है, 24x, अब 24x का मल्टीपल तो इसमें से कोई सा, सारे ही हैं, तो इसको हमें पहले चेंज कर, यार टाइम बहुत कम है इसलिए हम इसको अभी स्किप करेंगे। इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1.58 मीटर क्यूब हो जाएगा। बराबर रखना पड़ेगा फिर हमें वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर की क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यूब भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको भी देखेंगे एंड में। ठीक है, यही टाइम का इशू होता है। एक साथ एस और जी द्वारा बेची गई, ऐसे कर लेते हैं हाँ, एक साथ एस और जी द्वारा बेची गई पुस्तकों 3 विषयों की पुस्तकों की औसत संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो एस और जी, एस और जी, एस ने टोटल कितने बेची, 800, 8 7 15, और ये कितना है 6, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 100 को 4 में डिवाइड किया तो 25 25 डिवाइड किया होगा, ये 2 तक है तो ये 650 हो गया। 15 20, 8 7 15, और 15 20 और एक 2150। ठीक है, जी में कितना है, जी में है ये 650, और ये 800, और ये 6 8 6 14, 14 6 20 और 2050। ठीक है, इनको एवरेज निकालना है इनका, तो ये कितना हो जाएगा, इधर गया 21 21 दूनी 4200, तो 2100 हो जाएगा इनका एवरेज, 4200/2 2100 हो जाएगा ना दोनों का एवरेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरे यार इतने लेंदी क्वेश्चंस, क्या बोल रहा है, किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, गैरेज से अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू करता है, अच्छा अच्छा, ये डायरेक्शन वाला है, 5 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर पूर्व चलता है, वहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा 8, 5 यहाँ तक है और 3 यहाँ तक है, दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, 10 किलोमीटर चल गया। ट्रैक्टर खराब हो जाता है, वर्तमान स्थिति में गैरेज के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कितनी है।
ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना ये। तो 5, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से इंग्लिश में और फिर हिंदी में देखेंगे। 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा था? ये तो पहले भी आया मॉक में। 2024 में था हमारा वीरा मंगई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ये इंपॉर्टेंट है, यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया। चलिए पॉज करिए इंग्लिश में जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। ट्रायंगल्स काउंट करें, जल्दी से काउंट करते हैं, और वैसे भी बहुत कम कम ऑप्शन है, यानी कि कम ही ट्रायंगल्स हैं इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक ये 9, ठीक है, 9 हो गए। और कोई तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको? ये एक ये रहा, एक ये 10, और एक ये 11। और कहीं दिख रहा है क्या कुछ? और कहीं दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, 11 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किसके विघटन से प्राप्त होती है? ये तो ये पीवाईक्यू का ही है। कोशिकीय श्वसन, श्वसन में जो श्वसन में किसके विघटन से? ग्लूकोज तो होता है, तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक अणु। तो कार्बनिक अणु होना चाहिए पहला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ऑप्शन कह रहा हूँ, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए और हिंदी में। चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप कितना है? तो भाई चतुर्भुज के कोण है, ठीक है, और सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है चतुर्भुज के। तो इनका योग कितना है? 4 3 7 5 12 6 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, मैंने 180 बोल दिया अभी। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है। इसने बोला है सबसे छोटे, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये है। तो 20 दिया 60, तो सबसे छोटा 60 होगा, ये खत्म, ये खत्म। सबसे बड़ा कितना है? 6। तो 6 दूनी 12, तो सबसे बड़ा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए पॉज करें इंग्लिश में जल्दी से और फिर हिंदी में। एक्स स्क्वायर माइनस ये दे रखा है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा ये, तो इसको अभी देखेंगे, है ना, थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए। एक मिनट देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को। जीएस के करते हैं ना, 5 6 मिनट रहती है अभी जीएस के, अगर कोई दिखता है तो वो कर देते हैं, जैसे इजी सा क्वेश्चन है इसको कर देते हैं। निष्कर्ष, ये स्टेटमेंट है, निष्कर्ष लिख रखा है इसने, स्टेटमेंट से है ये, निष्कर्ष है। कुछ डिस्क, तो कुछ डिस्क बैग है, सभी बैग जैक्स हैं, तो सभी बैग जैक्स हैं। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है? कुछ बैग डिस्क है, कुछ बैग डिस्क है, बिल्कुल सही। कुछ जैक्स बैग्स हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केन और बेतवा, तो बेतवा मध्य प्रदेश में है, और केन और बेतवा मध्य प्रदेश में है ना, तो पहला ऑप्शन खत्म और चौथा खत्म, तो दूसरा और तीसरा उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। बेतवा नदी थोड़ा ऊपर है ना, महाराष्ट्र की साइड तो नहीं है, महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना, तो आई थिंक यूपी और मध्य प्रदेश होना चाहिए। लेट्स सी, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। भारतीय सेना के नए सेना अध्यक्ष, COAS आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? किसने संभाला है? आर्मी जो सेना अध्यक्ष, आर्मी स्टाफ यानी कि जो जल थल सेना है, उसके उपेंद्र द्विवेदी। और ये तीनों के हमने जीडी के वक्त भी देखे थे कि तीनों सेनाओं के आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉज करें इंग्लिश में जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप इतना है, लंबाई नहीं दे रखी, चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल बताना है। देखो आयत का परिमाप होता है L2 × L+B, बराबर कितना दे रखा है? 480। ये 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 0। ये 96 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 96। ठीक है, तो 4 9 4 13 144। ठीक है, तो 144 आगे इसकी लेंथ पूछा गया, क्षेत्रफल तो ब्रेथ कितनी है इसकी? 96, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? 6 चौक 24, चार ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन डी में ही केवल एक है यूनिट डिजिट 4, सॉरी ऑप्शन सी में ही केवल यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 दे रखा है, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए इसमें देखें जल्दी से, क्या है? इनइक्वालिटी का सवाल, कौन सा सत्य है ये बताना है। तो टी से ओ की तरफ जाना है, तो टी से आर की तरफ नहीं जा सकते, तो ओ की तरफ भी नहीं जा सकते, पहला गलत। पी से बी की तरफ जाने, लेकिन ये नीचे वाला डोर नहीं छूटना चाहिए, बार नहीं छूटना चाहिए, पी से बी की तरफ। तो पी से ओ की तरफ गए, बार यहीं से छूट गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। सी से क्यू की तरफ ये नहीं छूटना चाहिए नीचे बार, सी से क्यू की तरफ, सी से क्यू की तरफ, सी कहाँ पे है? सी।
सी से एक्स की तरफ गए, एक्स यहाँ पे है नहीं, सी से जेड की तरफ गए, बट ये बाहर छूट गया तो ये भी नहीं होना चाहिए। आर से जेड, आर से जेड, आर से क्यू, क्यू से ओ, और ओ से जेड, बिल्कुल सही, ये चौथा वाला जो है ये ठीक है। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने कौन कौन से छोड़ दिए थे रिसेंट में। आज यार थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, 83 केवल अभी तक हमने आंसर किए हैं। इसको देखें क्या कह रहा है, 5 मंजिला इमारत में रहते हैं, भूतल एक, मंजिल एक के रूप में और सबसे ऊपर पांच, तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से पांच इमारतें हैं। समान मंजिल पर दो व्यक्ति नहीं रहते, टी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो टी या तो यहाँ रहता है या यहाँ रहता है, तो दो बना लेते हैं जल्दी से, एक, दो, तीन, चार, पाँच। या तो टी यहाँ पे रहता है या टी यहाँ पे रहता है, सम संख्या पे रहता है, ठीक है। टी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, तो टी क्यू यहाँ रहता होगा और एक क्यू यहाँ रहता होगा, जब भी दो व्यक्ति आएंगे बीच में, ठीक है। एस पी के ठीक ऊपर रहता है, तो एस जो है वो पी के ठीक ऊपर रहता है, तो इन दोनों के बीच में होगा वो, एस यहाँ पे होगा, पी के ठीक ऊपर जस्ट, तो एस जो है वो पी के ठीक ऊपर रहता है, दो जगह खाली है ना एक साथ, वो यहीं पे हो सकती है। आर एस के नीचे रहता है, तो आर जो है वो एस के नीचे रहता है, आर जो है वो एस के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, एस के नीचे, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ये वाला गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन तीसरी मंजिल पर रहता है, तीसरी मंजिल पे कौन है, पी, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 94th ये रह गया था, इसको देखें। देखो ये ना पावर माइनस में दे रखी है, तो इसलिए मैं तुरंत समझ गया कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस की पावर होती है तो वन अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स क्यूब है तो माइनस। अब देखो ये ना इसको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक्स एक्स डिवाइड करेंगे ना, तो एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, तो एक्स माइनस ये वन अपॉन एक्स इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक है। तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स जो है वो 5√2 आ जाएगा, 5√2 ये आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस में पावर है इसकी, तो वन अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के की क्यूब प्लस 3 के, तो इसकी क्यूब प्लस 3 के कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, 5×25 = 125, और दो 250, 250√2, ठीक है, इसकी रूट ये क्यूब हो गई प्लस 3 के, तो 5×3 = 15√2, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया है ना, ये माइनस में है ना पावर, तो ये वन अपॉन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, तो इसका स्क्वायर 5×5 = 25, 25×2 = 50, 50 और 2 = 52, ठीक है। और प्लस 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 18, तो ये कितना होगा, 50, 60 और 10 70 हो गए, और यहाँ पे कितना हो गए, 250, 60 और 5 65, 265, एक ए की क्यूब प्लस 3 के। अच्छा यहाँ पे ये भी तो रह गया, ये भी तो लिखना था, मैं कह रहा है नीचे तो कट ही नहीं रहा 70 से तो, और ऑप्शंस पूरे पूरे कटे हुए हैं, तो यहाँ पे ये भी तो रह गया था, ये तो हमने इसको सॉल्व करके लिखा था, ए की क्यूब प्लस 3 के प्लस ये भी दे रखा है, तो हो गया 5, 15 15 30, 280, 280√2, और नीचे कितना आ गया, 60 70 70 आ गया, तो 7×4 = 28, 4√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बात को समझ पाए ना, मैंने क्या बताया था इसमें, कि यहाँ पे एक्स एक्स से डिवाइड किया हमने, इसको एक्स से डिवाइड किया, इसको एक्स से सबको एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये वन अपॉन एक्स हो गया, इधर माइनस में आ गया, यहाँ से एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स हमारे को पता चल गया ये, तो ये पावर माइनस में है, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है। एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब बताना था, तो ये कितना हो जाता है, प्लस में हो जाता है, के की क्यूब प्लस 3 है, 3 के, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को करना था। बाकी काफ़ी अच्छा पेपर था आज का, बहुत बेहतरीन। और देखो केवल 85 अटेम्प्ट कर पाए हैं अभी तक हम, और अभी हमने मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ा, ये वाला, ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ये तो थीम वाला क्वेश्चन, बाकी सारे। हाँ ये वाला क्वेश्चन और था इसमें, 5 1 5 3 4 1, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना 4 और 3 से, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं हो रहा था इसमें, अब पता नहीं क्या है इनका, जो भी है। तो भाई फाइनली बहुत लेंदी पेपर था आज का सच में, ठीक है, और काफ़ी अच्छा था पेपर, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत बढ़िया पेपर था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या रहा हमारा, क्योंकि हमने तुक्का तो एक भी क्वेश्चन में मारा नहीं है, केवल उनको ही अटेम्प्ट किया जो हमें आते थे। आजा भाई आजा, तो हमारे 84 करेक्ट हुआ, और एक क्वेश्चन कोई हमारा गलत हुआ है, वो क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा रीजनिंग में।
जिसकी उम्मीद नहीं है उसमें गलत क्वेश्चन हमारा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं। और हमने यहाँ पे मैथ्स में केवल 27 किए हैं 30 में से, यानी 3 क्वेश्चन हमने मैथ के स्किप किए हैं। काफ़ी दुखद बात है ये। ठीक है जी। तो चलिए ये हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं अपना। ये हमारा आज का मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो जिसमें हमने 85 अटेम्प्ट किए थे, तुक्का मारा नहीं था हमने क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला तुक्का मारने का। तो 84 इसमें हमारे करेक्ट हुए, एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। और मार्क्स इतने बने, अब देखो इस चीज़ में, आप देखो ये 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने दिया तब भी 90th रैंक है। देख रहे हो ना आप। 84। इस लेवल के पेपर पे आपके, इस लेवल के पेपर पे भी आपके 84 करने के बाद आपकी ये रैंक है। तो आप कंपटीशन समझ रहे हो ना। सब लोग देख देख के नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो आपको लगता हो जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं वो पहले से लगा के, नहीं। कंपटीशन इस लेवल का है और बच्चे पढ़ते हैं। और क्वेश्चंस नए नहीं होते, नए सारे क्वेश्चन PYQ ही होते हैं मोस्टली। ठीक है। और करंट अफेयर वगैरह तो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, तो करंट अफेयर को हम टच भी नहीं कर पाते हैं आज इस वक्त। ठीक है। तो अब देख लो, आप टॉप स्कोर तो 98। ये तो ज़्यादा हो गया भाई। ये तो थोड़ा ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया जिस लेवल का पेपर था। तो भाई ये है हमारा सेक्शनल। ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारा गलत कौन कौन सा हुआ है। लेट्स चेक भाई, क्या है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे रॉन्ग। और रॉन्ग हमारा पहले ही क्वेश्चन हुआ है। अरे दादा, ये कैसे गलत हो गया भाई। गलत हुआ भी तो कौन सा क्वेश्चन जो बहुत आसान था। इसका पहला वाला ऑड वन आउट है, बाकी सब नहीं है। तो पहला कैसे हो सकता है भाई। पता नहीं भाई इसका क्या लॉजिक है पहले वाले का। तो इसको चेक कर लेना आप। पहले वाला गलत है, बाकी अभी हम ये देख लेते हैं हमने जो जो स्किप किया है ना उसका क्या आंसर है। ठीक है। सॉल्व तो नहीं करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसको आप देख सकते हैं इंग्लिश में ये, हिंदी में ये। इसका आंसर क्या है, अच्छा पहले ही आंसर है। ठीक है। तो पहला आंसर ये 28वां हमने स्किप किया है, इसको देख लें आप। अच्छा, ये यार हमारे में नहीं आ रहा है या किसी के में भी नहीं आ रहा है ये यहाँ पे एक इमेज दे रखी है जो कि आ नहीं रही है। तो भाई इसमें एक नंबर और प्लस कर देना क्योंकि ये आसान सवाल ही कर दोगे आप इमेज वाला। ठीक है। व्रत और सर्कल वाला है, ठीक है। तो ये शायद मेरे में नहीं दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या था बाकी देख लो भाई। आंसर इसका सी है। ठीक है। चलिए ये फोर्थ, इसका आंसर ये है। ठीक है। हिंदी में देख लो आप इसको। 29th और 35th MS Excel वाला, इसका आंसर क्या है। इस सेकेंड, इसमें तुम शायद मैक्स लगा रहे थे ना। सेल की श्रेणी उच्चतम मान ज्ञात करने का किस फंक्शन, उच्चतम का मतलब मैक्स। वे पता नहीं क्या है, लेकिन दिमाग में तो आ रहा था कि उच्चतम का मतलब मैक्स हो सकता है। बाकी देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अब तो देख ही रहे हैं। 35, 40। 40 नंबर का देख लें भाई क्या आंसर है। डिस्क थ्रो। कौन है। माइकोलास अलेक्ना। वही याद रखना है इसको। ठीक है। डिस्क थ्रो से रिलेटेड है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। इंग्लिश में देख लो इसको। 45th, ये तो साइंस का है भाई, देख लेना न्यूमेरिकल। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लो, हिंदी में देख लो। 47th, इसका क्या आंसर है भाई। जाकिर हुसैन। अरे यार तो काफ़ी फेमस व्यक्ति है। 66th ग्रैमी पुरस्कार में ट्रिपल ट्रॉफियाँ जीती है भाई, याद रखना, अब नहीं भूलना इसको। ठीक है। कभी भी अगले मॉक में गलत नहीं करना इसको। 47th हो गया। इंग्लिश में देख लिया इसको। 61st, ये क्या था भाई। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था है ना, मिक्सचर एलिगेशन का था ये, काफ़ी लेंदी। तो यार अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, अभी इतना टाइम है नहीं, है ना। इसको देख लेना आप, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा। 1 2 3 4, चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 68 में देख लो आप क्या आंसर है, एक पहला ही आंसर है। ठीक है। शीतल महाजन, ये किससे रिलेटेड है, स्काई डाइविंग से। तो अब भूलना नहीं है इसको। ठीक है। आगे कभी भी आता है तो स्काई डाइविंग से रिलेटेड कौन है, शीतल महाजन। 72, यहाँ पहले ही सबका आंसर आज सी की जगह एक ही दे रखा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। 74 का देख लें क्या है आंसर। अभी सी का नाम लिया, सी आ गया। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। 74 हो गया। 75, जल्दी जल्दी से देखते हैं ना। इसका आंसर लो, इसका भी एक है। 81 का आंसर। इसका अच्छा, इसका भी फर्स्ट है।
इसका तो यार फर्स्ट नहीं होना चाहिए, अगर 120 से कट रहा है तो। हमने चेक करके देखा था ना, 36, 41 हो जाएगा नहीं, 40 5 45, और 40 और एक 41, 41 नहीं होना चाहिए, 44, 44 और 5 49 नहीं होना मेरे हिसाब से तो यार, ये नहीं होना चाहिए अब। पता नहीं कैसे है, हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो। सेकंड ऑप्शन है इसका, पॉज करके पढ़ लेना इसको जैसे भी है। इसका ये है, इसको तो सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, कैलकुलेशन ही करनी है, इसमें कुछ नहीं करना। इसको हमने उसमें बदल दिया, 4.158 हो गया, और इसको 7x, 25x, और उसको 24x मान लेना आप, ठीक है। और उस तरीके से इसको इक्वल रख देना वॉल्यूम के, अब 1/3 पाई आर की क्यू, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा वॉल्यूम। इन सब की वैल्यू रख देना, एक्स का मान आ जाएगा। और पूछा क्या है, ऊंचाई, तो एक्स का जो भी मान आएगा उसको 24 में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन थे जो हमने स्किप किए थे, ठीक है जी। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, ओलिव बोर्ड का बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट था, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बढ़िया था, ठीक है। इसमें अगर आपके 75+ भी आ रहे हैं ना, तो भाई अच्छा स्कोर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। 75 से 80 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, अच्छा लेवल था इस एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रॉपर डेली लगाते रहिए मॉक टेस्ट। अब वो एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है जब आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, एक डेली, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए बढ़िया तरीके से, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।